खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। जिसने जन्नत को जलाया, घाटी में आतंक फैलाया, हजारों आंखों को रुलाया। जो पाकिस्तान का चहेता था, आतंकियों का आका था। जो देशद्रोही है, अलगाववादी है, वो अब मौत के लिए तड़पेगा, अपनी सांसों को गिनेगा, सलाखों में सिर पीटेगा। वो आतंक का जिन जिसका नाम यासीन, मौत से खेलने वाला मलिक अब मौत को तरसेगा। कभी खुद को जन्नत का आका समझने वाला जहन्नुम की हकीकत में सिर पीटेगा। वो हाथ जिन्हें लहू से लाल करने में यासीन को मजा आता था, लहू को बहाना, लोगों को रुलाना जिसकी जिंदगी थी, वो आतंकी बनकर सोचता था कि देश से बड़ा हो गया। आज वो घुटनों पर है, सलाखों में है, आखिरी सांस तक वो तिल तिल कर मरेगा। जी हां, यासीन मलिक को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूरा देश खुश है क्योंकि आतंकी यासीन का गेम आज खल्लास हो गया। लेकिन कब होगा आतंक का नामो निशान खल्लास? आज बात इसी खास मुद्दे पर। Planning to plead guilty, I tried to convince him to contest the trial. 10 years की 5 सजाएं कंकरेंटली चलेंगी। जो भी उसको सजा दी है, मैं उसको ऑनर करती हूँ। बेहद खास मुद्दा और इस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। कांग्रेस नेता गजेंद्र सांखला जी हैं, बीजेपी नेता अमित गोयल जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी चर्चा में शामिल हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी हैं, साथ ही संजय कौल जी भी हमारे साथ हैं, कश्मीरी पंडित हैं, और सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत अभिनव जी आपसे ही करते हैं क्योंकि बेहद अहम था जिस तरह से पूरा मामला चला, सुनवाई चली, कोर्ट में भी जो कुछ हुआ और इसके बाद सजा यहां पर हुई उम्र कैद की। सभी धाराओं के तहत आपसे समझना चाहेंगे ये फैसला किस तरह से पूरा देश ले, क्योंकि इंतजार इसी को लेकर था और इसलिए पूरे देश में आज खुशहाली है। ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है अपने आप में। वो इसलिए क्योंकि कश्मीर जो अब तक सुलगता था केवल एक अपने सेपरेटिस्ट रूप के अंदर, और जिसको संविधान के अंदर भी एक अलग थलग राज्य के रूप में रिकॉग्नाइज किया था, उसको पहली बार देश का अभिन्न हिस्सा बनने के बाद इस प्रकार का एक अहम फैसला आया है। जो कि प्रो पाकिस्तानी एक्टिविस्ट माने जाते हैं, उनको इस प्रकार की सजा होना, और उसमें भी आप देखेंगे कि जो सजाएं हैं वो केवल इस चीज की नहीं है कि आपने कोई आईपीसी का अपराध किया है या कोई और राष्ट्र विरोधी गतिविधि की है। ये एक स्पेशल एक्ट के तहत दी गई विशेष सजा है जिसमें ये प्रोक्लेम्ड किया गया है कि आपके द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित की जा रही थी, टेरर फंडिंग की जा रही थी, आपके द्वारा ऐसी हरकतें और कृत्य किए जा रहे थे शब्दों के रूप में, लिखित रूप से और अपनी गतिविधियों के रूप में, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटी की श्रेणी में आते हैं। और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत इसमें सजाएं दी गई हैं। साथ ही साथ आईपीसी की धाराओं में भी इसमें सजा दी गई है। और इस प्रकार ये पूरी सजाएं एक साथ चलने का ये कानून में जो प्रावधान है जिस प्रकार का किया जाता है। यूजुअली कोर्ट कई बार इनको डेफर्ड पनिशमेंट के रूप में देता है, कभी कभार ये कहता है कि अलग अलग चलेंगी सजाएं, तो वो व्यक्ति एक के बाद एक सजाएं भुगतता है। कोर्ट ने कहा है कि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, अलग अलग धाराओं में और अलग अलग अपराध के रूप में। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित करने के लिए कश्मीर से हुआ ये पहला देश का बड़ा फैसला है, जो मैं समझता हूं कि अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध है जो अपने आप को राष्ट्र विरोधी होने के रूप में गौरवान्वित महसूस करते थे और ये मानते थे कि देश के अंदर बैठ करके वो देश की सरकारों को मुंह चढ़ा करके, देश के कानून को धत्ता बता करके किसी भी प्रकार की गतिविधि करेंगे और बच करके निकल जाएंगे। देश का कानून, राष्ट्र का कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो ये पहली बार एक ऑथोरिटेटिव डिक्लेरेशन है। मैं नहीं समझता कि ये कोई कोर्ट का फैसला है, बल्कि ये एक कानून का डिक्लेरेशन है उन लोगों के खिलाफ, उन हस्तियों के खिलाफ जो कश्मीर के अंदर बैठ करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाते थे और भारत के मुकुट को भारत से काट के अलग करने की बात करते थे। उनके मुंह पर एक करारा तमाचे के रूप में यह आज का आदेश है। बिल्कुल। संजय कौल जी, कश्मीरी पंडित हैं आप, और जब कश्मीर से जुड़ा कुछ भी फैसला हो, कोई भी वाकया हो, अच्छा या बुरा, कश्मीर क्योंकि कश्मीरी पंडित के दिल में बसता है। संजय जी, आज जब ये फैसला आया और कश्मीर की जो तस्वीर पहले थी और आज की जो तस्वीर नजर आती है, क्या आपको सबसे अच्छा लगता है और इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, आज का जो फैसला आ गया है, माननीय अदालत ने दिया, ये हमारे सर आंखों पे है जी। लेकिन अगर हम कश्मीरी
पंडित समाज को लेके हम इस फैसले से शायद हम उतने खुश नहीं हैं। जी। वो यासीन मलिक जिसने 32 सेकंड नहीं लगाए हमारे जो एयरफोर्स के जो जवान थे उनको मारने में, या उसके अलावा उससे जो बाकी लोगों को मारा, 32 सेकंड नहीं लगे उसको वो गोलियों की बौछार करने में और उनको निर्मम हत्या करने में, और उसको सजा देने में हमारे इस सो कॉल्ड सेकुलर देश को 32 साल लगे। ये वास्तव में हाँ थोड़ी तसल्ली है हमें, चलो इनको एक उम्र कैद हो गई है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, लेकिन ये नहीं है। इनको तो मेरे ख्याल से आज से 30 साल पहले इनको फांसी हो जानी चाहिए थी। एक कहावत है इंग्लिश में, सिटीजन टाइम सेव्स 9, या आप ये कहिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर 30 साल पहले ऐसे खूंखार आतंकवादी को सजा मिली होती तो आज जो हमारी स्थिति है या जो हमें पलायन होना पड़ा अपनी मातृभूमि से वो नहीं होता। स्थिति नहीं होती, बिल्कुल ठीक। क्योंकि 32 साल में आप देखिए, ये इसको तो अब सजा हो गई, लेकिन 32 साल में इसने कितना रेडिकलाइज किया वहां के नौजवानों को, वहां के लोगों को, कि आज भी वो निर्मम हत्याएं होती रहती हैं। उस वैसे मास एक्सोडस नहीं होती है, लेकिन हाँ आज भी आज अभी आपने देखा कुछ हफ्ते पहले हमारे उस भट्ट साहब की हत्या कर गई, उससे पहले बिंद्रू साहब की हत्या कर दी गई। इस खाली इन्हीं की नहीं, इवन जो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स हैं उनकी भी हत्या की जाती है। जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में वहाँ के मुसलमान हैं उनकी भी निर्मम हत्या की जाती है। क्यों हत्या होती है? क्योंकि उसने जो 20-30-32 साल पहले बोया वो अब फूल रहा है, वो अब पूरा बिल्कुल ठीक कि अगर उसी समय से रोका जाता तो 20-30-32 साल में जितने हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो तस्वीर बनी है वो शायद आज नहीं देखने को मिलती। गजेंद्र सांखला जी, इस पर आप क्या कहेंगे? जो अभी बात और बेहद अहम बात इन्होंने कही है कि क्यों इतना वक्त लग गया, क्यों पहले ऐसे लोगों को गिरफ्त में नहीं लिया गया ताकि आज तस्वीर कुछ और होती। बिल्कुल, अभी आपने जो बात कही वो बात निश्चित रूप से सार्थक है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी संप्रदाय, किसी धर्म, किसी जाति का व्यक्ति हो और वो देश के खिलाफ किसी भी प्रकार की एंटी नेशन गतिविधि करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। हमारी कानूनी प्रक्रियाएं थोड़ी लचर है, ढीली है, धीमी है, उसकी वजह से ये लंबा समय लगता है। आज जरूरत है देश की सरकार को कि वो एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन करे, बड़े बड़े हमारे जो कानूनविद है उनको बिठाए, जस्टिसों को बिठाए और बिठा करके इस तरह की चर्चा करें कि जो भी केसेज है उन केसेज के अंदर कैसे हम जल्दी निर्णय कर सकते हैं, और विशेष तौर से वो केसेज जो एंटी नेशन है, जो देश के लिए खतरा है, तो देश की एकात्मकता, देश की हमारी कम्युनल हार्मोनी को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी मानसिकता रख करके अगर सरकार काम करे और सबको साथ लेकर के इस तरह के कंसेंसस बनाए तो जाकर के पहले भी ये होना चाहिए था। गजेंद्र सांखला जी, अगर 30-32 साल पहले की बात की जाती तो पहले भी ये होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, निश्चित रूप से होना चाहिए था। जो नहीं हुआ उसको अब होना चाहिए। जो पीछे गलतियां रह गई या कमियां रह गई उसको सुधारने का समय अभी है कि अभी हमें ऐसा करना चाहिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के नीमच के अंदर एक 65 साल के वृद्ध व्यक्ति को केवल पीट के इसलिए मार दिया, भंवरलाल जैन को, कि उसको वो व्यक्ति मुसलमान है। और ठीक है, ये एक अलग मुद्दा। मारपीट कर गजेंद्र सांखला जी, ये अलग मुद्दा भी तो हम सिर्फ कश्मीर पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कर्नल देवानंद जी, ठीक है गजेंद्र, जो आदमी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस तरह का। गजेंद्र सांखला जी, आप अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। गजेंद्र सांखला जी, आप अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। हम अभी कश्मीर आतंकियों की बात कर रहे हैं। जी जी, ये जो जिस तरह की राजनीतिकरण कर रहे हैं मुद्दे का बंद करो। ये आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिस आज कह रहे हैं कि अच्छा फैसला, आपकी कहां गई थी सरकारें उस समय? क्या सो रहे थे उस समय? आपके प्रधानमंत्री उसको मिल रहे थे। शर्म के पात्र हैं आप लोग। और आज गुमराह नहीं करो देश को, जैसा भी हमारे साथी बता रहे थे इन पंडितों के साथ जो वहां कर्म कांड हुए हैं। सबसे पहली बात तो जुडिशरी को बधाई मैं देना चाहूंगा, पर इतनी बधाई के पात्र देश में ना तो सरकारें थी पुरानी, ना जुडिशरी थी पुरानी, ना वो पुलिस थी, ना एडमिनिस्ट्रेशन था। उस आदमी ने जब 4 सेना के अधिकारियों की हत्या की, आप लोग उनको बुला के घरों में पार्टियां कर रहे थे। एक सैनिक का दर्द है, ये भारतवासी का दर्द है। और आपको शर्म नहीं आती? टीवी पे आज बातें कर रहे हैं सबको साथ, आप जैसे को साथ कभी नहीं लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि अगर आपको साथ लिया तो यासीन मलिक जैसे और हजारों सांप
इस देश में आकर के लाखों नियतों की हत्या करेंगे। मोदी जी सुन लो, जो अगर आपको कोई गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, और मैं ये बता दूं, ये जुडिशरी भी यही थी, ये सरकारें भी यही थी, पर यहां जो एक बदला है भारत में, वो मोदी जी के कारण आने से बदला है। 370 हटा और ऐसे सांपों को लेके आए। अरे उन सरकारों ने तो कभी FIR तक नहीं लॉन्च कराई, उनने तो कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और जो ये हमारे यहां भाई बैठ के कह रहे हैं इनको थोड़ी खुशी है, अरे साहब आपको तो थोड़ी है। मैं एक सैनिक हूं और मैं कह सकता हूं मुझे आज भी दुख है कि उस हत्यारे को चौराहे पे खड़ा होके ऐसा देश कानून बनाए, ऐसे उग्रवादियों को चौराहे पे खड़ा होके गोली मारने का कानून बने, वरना ऐसे निहत्तों को कभी भी माफ नहीं करेगा ये देश। लाखों लोग और हिंदू जिनकी पलायन की आप बात कह रहे हैं साहब, जैसे आप लोगों के साथ उस दरिंदे ने, वो JKLF का था और सरकारें उसके साथ थी, सरकारें उसको प्रोटेक्शन देती थी। इन सरकारों के मुंह पे अब सांप सूंघ गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं जी, जो ये आदमी ने काम किया था, उसकी बहन को, महबूबा को, जो CM जो कहती हैं अगर 370 हटाया तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने उस दिन भी आपको इसी चैनल पे बताया था कि जरा आप देख लेना, तिरंगा एक नहीं लाखों उठाएंगे। आपकी बहन की जो अगवा की साजिश आपके पिता ने, भारत का दुर्भाग्य था कि उसको होम मिनिस्टर बना दिया हमने, और एक बनाया उसने, बहन की अगवा कराई इसी दरिंदे यासीन मलिक के साथ, इसी JKLF के साथ। और ये अकेले अगवा नहीं थे उस दौर में, 2-3 और एक साथ मिलकर के बड़े बड़े नेताओं के। तो मैं मानता हूं ये फैसला काफी नहीं है, इसको जब तक फांसी नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने इनका समर्थन किया, चाहे मौन समर्थन हो इस सरकार के तंत्र के, और पॉलिटिशियन को तो कभी भी मैं देश ये अहम बात कही, और यही हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि हमने एक को सलाखों के पीछे डाल दिया तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा सामने नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी तौर पर काम कर रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, जहर भर रहे हैं युवा में, उन पर विराम कब लगेगा, सवाल तो ये भी। मीनाक्षी आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है कश्मीर मामलों की जानकारी। बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी आपका। कश्मीर की जब बात करती है, कश्मीर हिंदुओं की हम बात करते हैं, आतंकवादियों की बात करते हैं, लेकिन आतंकी जिस तरह से देश में ही रहकर, कश्मीर में ही रहकर फल फूल रहे हैं और अपने ही लोगों को बरगला रहे हैं, वो दौर भी एक था कश्मीर का। आज बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन मीनाक्षी जी, सबसे अहम बात यह है कि आखिर पूरी तरह से फुल स्टॉप कब लगेगा, कितना वक्त लगेगा, कितने गंभीर आपको यहां पर सरकारें भी नजर आती हैं इसे लेकर? नहीं, आप ये देखिए कि पहल जो शुरू हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। श्री गणेश हुआ है, 370 हटा है, 35A हटा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब आप एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे मकसद के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चय ही जो उसके जो फल हैं वो बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं। आप जब बात करते हैं यासीन मलिक के, उनके मैं आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, इंटरव्यूज़ भी देखती हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं गांधीयन बन गया हूँ। एक बार ये एक दौर था जब मैंने बहुत लोगों की हत्याएँ की हैं, मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, कहते हैं वो कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये कहा है। लेकिन अब मैं गांधीयन बन गया हूँ, अब मैं अहिंसावादी हूँ। लेकिन हम कैसे भूल जाएं कि आप आज गांधीयन बन गए हो, आप अहिंसावादी बन गए हो, लेकिन जिन परिवारों के आपने घर उजाड़े हैं, जहाँ जिन लोगों के आपने माँ बाप सारे जो पूरी खुशियाँ छीन ली हैं, आपने पूरी कश्मीर जो वैली है उसके जो नौजवान हैं उनको बरगलाया है, मिलिटेंसी के आग में झोंका है। आप खुद 1989 से पहले आप ये ISI में आप ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गए थे। ही वॉज द फर्स्ट वन टू गो टू पाकिस्तान फॉर ट्रेनिंग। तो आप एक इस तरीके के जो लोग हैं उनको जब कश्मीर का जो यूथ है उसने एक मिसाल की तरह देखा, और आप एक बस ड्राइवर के एक बेटे हैं, और उसके बाद में उनका रहन सहन, उनकी फैमिली है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन, सारी चीज़ें आप देखिए तो आपके बिल्कुल आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आपने किसको झोंका आग में, कश्मीर में को झोंका। हिंदू जो पंडित थे उनको वहाँ से कश्मीर से हटाया, उनको वहाँ से उनको बसने नहीं दिया, उनकी हत्याएं हुई। ये किसके कहने पे हुई? JKLF एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, एक ये मिलिटेंट था, और मिलिटेंट होने के बाद में जो पावर और जो पोजीशन और जो रुतबा, ये जो सारी चीज़ें जो इसने हासिल की थी, वो बिल्कुल मतलब इस तरीके से था कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एक तरीके से ये तो ये इनका पैदा था या वो उनके पैदे थे, कौन पैदा था। मीनाक्षी जी, और इसलिए सवाल उठता है कि क्या उस वक्त नजर नहीं पड़ी? सुधांशु माथुर जी, बेहद अहम है कि क्या उस वक्त इतनी सारी चीजें होती रही कश्मीर में, जानते हुए भी आंखें मूंद कर बैठे गए, या फिर अपने फायदे के लिए ये सब होने दिया गया?
क्योंकि बिना शह के कोई इतना फलता फूलता रहे और जहर घोलता रहे, कश्मीर एक अलग हो जाए, देश का हिस्सा ना हो, कि वहां के लोगों के जहन में ये हो जाए कि कश्मीर तो हमारा अलग है, हमें भारत से कोई मतलब नहीं। कितना बुरा लगता है यहाँ के लोगों को भी सुन के, जिसको हम मानते हैं कि वो हमारा मुकुट है देश का, और वहां के लोगों के जहन में इतना जहर भरना। कैसे होगा ये सब कुछ सामान्य? आज की स्थिति की बात करें। देखिए श्वेता, जब सरकार बनाने और सरकार बचाने की कवायद चल रही हो, उस समय इस तरह के मुद्दे ना कोई देखना चाहता है, बल्कि जितने भी राजनीतिक दल हैं सब आंख मूंद कर बैठ जाते हैं। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक अगर हम देखें तो कश्मीर के नाम पर सिर्फ सरकारों ने समझौते किए। शायद मुझे लगता है कि एक पिछले अगर हम 7-8 साल का एक पीरियड उठा के देख लें तो किसी ने कुछ मुहिम तो चालू करी ना। जैसे अभी पहले भी मैंने जैसे फैसला आया तब भी मैंने कहा था कि राजनीतिक जिजीविषा खत्म हो गई है, लेकिन अब ये नजर आने लगा है कि कहीं से राजनीतिक जिजीविषा शुरू हुई है, और शायद उसी का कारण है कि यासीन मलिक अब जब तक जिएगा तब तक सलाखों के पीछे सड़ेगा। आज हमको ये सब शब्द कहने में, इसलिए हालांकि इस मंच पे नहीं कहा जाता, लेकिन अगर आप 130 करोड़ की जनता की भावनाओं की बात करेंगे तो उनके मुंह से भी यही शब्द निकलेंगे। आप बताइए कि कश्मीर में, चाहे कन्याकुमारी में, चाहे गुजरात में, चाहे राजस्थान के बॉर्डर पर एक भी सैनिक मरता है तो वो भारत का सैनिक मरता है, वो किसी राजनीतिक दल का सैनिक नहीं मरता है, वो किसी विचारधारा का सैनिक नहीं मरता है, वो इस देश का सैनिक मरता है। अगर देश का एक सैनिक मरे तो जैसे कि अभी कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी का ही आया था कि एक मारेंगे, एक आप हमारा मारोगे तो 10 हम मारेंगे। मैं तो कह रहा हूँ एक आप मारोगे तो 100 मारिए ना। कब तक आप जो है अपने घर में घुस के बैठे रहेंगे? और यही कारण हुआ कि हम जो भीरू बन के बैठे रहे ना, सरकारें जो समझौते करती रही, उसी के कारण इस तरह के जो राष्ट्रद्रोही जो संगठन है वो पैदा हुए। और इतिहास आप कश्मीर में क्यों देख रहे हैं? आप पंजाब में क्या हुआ? भिंडरवाला को किसने पैदा किया? शायद यहाँ बैठे हुए इतने सारे लोग जो है इसका जवाब हो सकता है इस मंच पे नहीं दे, लेकिन सबको पता है कि भिंडरवाले को किसने पैदा किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ। तो सब चीजों के पीछे असल में राजनीतिक कारण थे, लेकिन कहीं से एक शुरुआत हुई है। हो सकता है कि किसी को इस फैसले में कमी नजर आती हो, किसी को इस फैसले में कड़ाई नजर आती हो, लेकिन ये फैसला आने वाले समय में इस देश की राजनीति में अलगाववादियों के खिलाफ एक नजीर जरूर बनेगी, इतना मैं कह सकता हूं। बिल्कुल। अमित गोयल जी, कम से कम एक बात तो नजर आती है कि ठीक है, पहले सरकारों की मंशा नहीं थी, अभी ये शुरुआत हो चुकी है और एक एक करके फैसले और बदलाव कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या वो तस्वीर भी देख पाएंगे बहुत जल्द हम? ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि और उम्मीदें और ज्यादा सरकार से बढ़ गई है कि कश्मीर भी दूसरे राज्यों की तरह वैसे स्वतंत्र हो, वहां की मानसिकता लोगों की भी वैसे ही हो, डर खौफ खत्म हो। देखिए श्वेता जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत मजबूती से और बहुत विश्वास के साथ एक बात कही थी, सबका हिसाब होगा, चुन चुन के मारेंगे। और हमारे केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में एक स्टेटमेंट दिया था, आज मैं उसको दोहरा रहा हूँ, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और सरकार इसी नीति पर चलेगी, जीरो टॉलरेंस, किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी तरह का कवरिंग फायर देने वाले या जो लोग नारे लगाते हैं यूनिवर्सिटीज में कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, जो यासीन मलिक जैसे लोग जिनके अब्बू माने जाते हैं, देश की सरकार ऐसी है, किसी को भी छोड़ने वाली नहीं, सबका हिसाब करेगी, कोई बचेगा नहीं। एक ऐसा आदमी जो भारत विरोधी, आतंकवादी, निर्मम हत्या मासूमों की करने वाला, षड्यंत्र करने वाला देश के खिलाफ, टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व, आज आप देखिए पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो, हाफिज सईद, सलाउद्दीन अहमद, सबके ट्वीट आ रहे हैं इमरान खान के यासीन मलिक के समर्थन में। और ये वो यासीन मलिक है जिसको देश के प्रधानमंत्री अपने पीएमओ के अंदर बैठा के बिरयानी खिला रहे थे, उनके साथ गिफ्ट लेकर लेन देन कर रहे थे। सरकारों की मंशा ही नहीं थी, ये तो मोदी जी की सरकार आई, एक मजबूत सरकार आई, एक संकल्प के साथ हमने सरकार बनाई और 2017 में इस पर मुकदमा दर्ज हुआ और आज इसको सजा की शुरुआत है। मैं आपको कह रहा हूं, तड़पा तड़पा के मारेंगे ऐसे लोगों को। आज एक मुकदमे में सजा हुई है, अभी तो बहुत सारे मुकदमों में फैसला आने बाकी हैं। इनकी पूरी जिंदगी जहन्नुम कर दी जाएगी ऐसे लोगों की जिन्होंने देश के गजेंद्र सांकला जी इसी पर एक रिएक्शन जरूर चाहिए। गजेंद्र सांकला जी की पिछली सरकारें जिनके हाथ में था उस वक्त भी बहुत कुछ ठीक किया जा सकता था, लेकिन मंशा नहीं थी। ये बात हर कोई कह रहा है। देखिए श्वेता जी, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। आज जो वर्तमान में सरकार है उसका काम ही केवल यह है कि अपने पूर्वजों का
और बुजुर्गों का सत्यानाश करना, उनको जलील करना, उनको यह बताना कि इस देश के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया, आजादी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं गजेंद्र सांखला जी, आजादी की बात नहीं हो रही है। जिन लोगों ने 40 साल तक तिरंगा अपने कार्यालय के ऊपर नहीं फहराया और तिरंगे को कहते थे इसमें 3 रंग है और ये देश का झंडा नहीं हो सकता, वो लोग आज बात कर रहे हैं। आतंकवादियों कश्मीर की बात हो रही है। देश के 5 किसानों को केंद्र में बैठे हुए गृह राज्य मंत्री के बच्चे ने कुचल दिया। गृह राज्य मंत्री तो इसका मतलब ये बताइए कि सोच में कितना फर्क है। केवल आतंकवाद का और जिस दिन गजेंद्र सांखला जी स्वतंत्रता सेनानियों को आजादी को इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप कहीं और ही ले जा रहे हैं। सरकार ने गजेंद्र सांखला जी कम से कम आज तो राजनीतिक तौर पर जवाब मत दीजिए। रात को निकाला गया गजेंद्र सांखला जी, ठीक है, चलिए ठीक है गजेंद्र जी, गजेंद्र सांखला जी बस सर सुनिए एक मिनट सुनिए गजेंद्र सांखला जी कुछ नहीं किया देश की आजादी गजेंद्र सांखला जी आप सुनने नहीं चाहते सर, आप सुनने नहीं चाह रहे। अगर आपको सुनना नहीं चाहिए तो फिर ब्रेक लेते खत्म ही कर देते हैं सर, जब आप चर्चा करना नहीं चाह रहे। एक मिनट देश के अंदर इमरजेंसी ठीक है, संविधान का भारत का हिस्सा था। आप संविधान पैदा नहीं हुए थे, अंग्रेजों के दलाली कर रहे थे, आप तो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे और जाकर के आजादी का गजेंद्र जी सुनिए पहले बात, सुनिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। गजेंद्र जी तुम्हें अरे आप मुझे कांग्रेस का बाप कौन है? अंग्रेजों ने स्थापना की 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई किसी ने स्थापना की देश की आजादी का आंदोलन। करेल देवानंद जी, ठीक है, आज कानून हिंदुस्तान में है तो आपको पीड़ा हो रही है। सर ऐसे में किसी की बात नहीं समझ रहे हैं, ब्रेक लेना पड़ेगा। देखिए अभी यहाँ तो कोई सुनना नहीं चाहते, यहाँ कोई अभी सुनना नहीं चाहते, लेकिन छोटे से ब्रेक लिया रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम चर्चा का रुख करते हैं क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर अपनी राय सभी रख रहे हैं, लेकिन राय रखें, आप किसी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन अपनी बात रखने के लिए ये मंच है और सुनना भी सबको पड़ेगा। बिल्कुल रुक करते हैं। मीनाक्षी जी आपका ही कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदलाव हो रही हैं और क्या लगता है आपको मैम कि बदलाव होने चाहिए? किस तरह जिस दिशा में चल रहे हैं कामयाबी आपको लगता है बहुत जल्द मिलेगी अगर इसी ही गति से ये लोग सलाखों के पीछे पहुंचते रहे तो? सलाखों के पीछे ये पहुंचेंगे और जितने भी गुनहगार हैं वो धीरे धीरे अब उनका भी नंबर लगेगा। ये एक बहुत अच्छी पहल है और ये पहल आपको कश्मीर में तब से ही दिखाई देने लग जाएगी जब से 370 हटा। उसके बाद में आप ये ज़रूर सुनते होंगे कि फला फला को मार दिया है, किसी बिहारी को या किसी यूपी वाले को, जो कर्मचारी वहाँ पे गए थे अपना धंधा पानी करने के लिए गए थे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत ज़्यादा एबेंडेंस वाली सिचुएशन नहीं है। अगर हम उस तुलना करें 90 में जो हालात थे, 90 के बाद में जो हालात थे, 96 इलेक्शंस भी जब तक हुए हैं बहुत ही बुरा हाल था। लेकिन आज की डेट में कश्मीर का हाल बहुत अच्छा है। इतना ज़्यादा टूरिज्म है वहाँ पे और कहने को ये आ रहा है, सुनने में भी ये आ रहा है, देखने में भी ये आ रहा है कि वहाँ पर खचाखच गाड़ियाँ भरी हैं, होटल्स भरे हैं, पूरा जो बिजनेस है, बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा खुश है। तो इस तरीके से जब हालात आपका जब न्याय प्रक्रिया जब चलती है, आपको ये नहीं लगता कि ये कोई बिल्कुल जंगल राज वाला कोई राज्य है, तो लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। और पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वहाँ पे, साउथ इंडिया से लेकर वहाँ पंजाब से लेकर अलग अलग प्रदेशों से वहाँ पे कश्मीर में घूमने के लिए गए हैं। एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले वक्त में तस्वीर और भी बदलेगी। अभिनव शर्मा जी, मैं इस पे एक बात जोड़ना चाह रहा था। देखिए इस कानून के दायरे में जब ये आए हैं और जो ये आज आदेश आया है, इसके 2 बड़े महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं। एक ये कि आपको कानून के सामने सबको समान कर दिया गया, चाहे वो हिंदुस्तान का कश्मीर हो चाहे वो कन्याकुमारी हो। और उसके साथ पिरोई हुई एक और बात समझ में आ गई इस चीज से कि राष्ट्र का कानून न केवल सरहद के इस छोर से बल्कि सरहद के टॉप छोर तक पूरी तरह से एकीकृत कर दिया उसने। उस कानून ने सारे राष्ट्र को आज एक सूत्र में पिरो दिया। मेरा जो कश्मीर से पहला तारुफ था अपने जीवन के अंदर, वो ये था जहां लिखा मैंने देखा कि यहां पे भारत के नागरिक आकर के भूमि नहीं खरीद सकते। वो मेरा पहला तारुफ था कश्मीर के साथ में, जहां मुझे पता चला कि मैं भारतीय हूं
और मैं किसी ऐसे प्रांत में आ गया हूं जहां मैं आकर के भूमि नहीं खरीद सकता हूं। आज वो अंतर्भेद जो था राज्यों का वो समाप्त हो गया और इस कानून के दायरे में आने के बाद, आज के इस फैसले के बाद यह बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कश्मीर के किसी कोने में बैठ के कोई सर उठाएगा तो कानून उसको पुरजोर ताकत के साथ कुचल देगा। लेकिन अनुभव ये केवल एक सरकार नहीं है, ये केवल एक सरकार नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा श्वेता, जिस प्रकार से ये देश का कानून पिछले 370 हटने के बाद पलटा है, जिस प्रकार से सरकार ने अपनी जीजीविषा, स्ट्रॉन्ग राजनीतिक जीजीविषा दिखाई है और कश्मीर को लेकर के एक स्टैंड लिया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लिया है। वही एक पल था, एक टीवी नेटवर्क चैनल था जो कल तक यासीन जी का इंटरव्यू ले रहा था अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर का भी एक चैनल था जहां यासीन जी साहब हुआ करते थे। आज वो साहब जेल में हैं और साहब चाकरी करेंगे वहां अच्छे से अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए। कानून ने यह बता दिया है कि यहां कानून से ऊपर कोई नहीं है। राष्ट्र विरोधी गतिविधि चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो वो संचालित होगी, कश्मीर से हो चाहे कन्याकुमारी के किसी एरिया से हो, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे कश्मीर हो। मैं एक सैनिक होने के नाते ये बातें कर रहे हैं, थोड़ी मैं सुन रहा हूं। मेरा 35 साल का तजुर्बा सेना में कश्मीर में, मैं उस दौर में गया था जब वहां कुछ भी बदमाशियां नहीं हुआ करती थी। मैं बताना चाहूंगा देशवासियों को कि देखिए आज का जो ये फैसला है, ये एक सरकार की बड़ाई करने तक मत कीजिए और ना ही पुरानी सरकार की वो बुराई करने पे रहिए। मैं ये मानता हूं ये फैसला एक फैसला ऐसा है जो आज देश का हर नागरिक इन प्रेजेंट स्थिति के अंदर, ये बदलते भारत के अंदर सरकार के साथ खड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे दुश्मन देश है, देखो यासीन मलिक कौन था? प्लेबेसाइट ग्रुप का कमांडर था। प्लेबेसाइट ग्रुप कौन था? जिसमें अब्दुल्ला, ये सारे के सारे जितने बड़े घराने हैं, ये लोग उसके साथ उसके पैटर्न थे। और ये कौन थे? ये वो थे जो भारत से कश्मीर को अलग करना चाहते थे। ये पुरानी कहानी अलग है, पर आज जो पाकिस्तान को भी एक तमाचा मिला है कानून के दायरे में रह करके। और तीसरी बात, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब ये क्लियर हो गया है, कोर्ट के अंदर एक टेररिस्ट ने माना कि किस तरह से फंडिंग पाकिस्तान से आती थी, किस तरह वो एंटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी काम करता था, और किस तरह उसने ये भी माना है कि पुरानी सरकारें, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो कोई भी तंत्र के एंटी नेशनल लोग थे, उन लोगों के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि उसने सब स्वीकार किया है कि मैं इन्वॉल्व था। तो मेरी एक गुजारिश आज भारत के सरकार से, मैं एक व्यक्ति विशेष मोदी जी आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के नागरिकों से कर रहा हूं, क्योंकि भारत बदला तो नागरिकों ने बदला है। वो ये है कि सिर्फ एक राजनीतिक नाम देने के कारण कि राजनीतिकरण हो गया है, और उनके गुनाहों को माफ करने की जो भारत में प्रचलन है बंद होना चाहिए। अगर उसमें राजनेता भी शामिल हैं, जेल में डालिए। और मैं तो कहता हूं उस पूरे केस की अभी तक न्यायिक जांच के ऑर्डर किसी सरकार ने नहीं दिए कि उग्रवाद कैसे शुरू हुआ। यासीन मलिक जैसे ने एक सेना के अधिकारियों को मारा, उसके बाद निहत्तों की हत्या की, उसने किस तरह अगवा करवाया, किस तरह उस समय के होम मिनिस्टर साहब ने मिलकर के अगवा करवाया, और किस तरह बाद में वो सीएम बनते हैं। मेरी ये मांग है कि इस सजा पे खुश ना हो देश को जाग जाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, टूरिज्म और वहां 2 आदमी पेट भर गया, ये बातें बंद करो। अब ये फैसला होना चाहिए कि आज के बाद कश्मीर के अंदर एक भी हत्या ना हो, और पाकिस्तान के सामने ऐसा क्लियर मैसेज, ये कानूनी नहीं होना चाहिए। आज जो उनकी आवाजें आ रहे हैं, और जो हजारों की संख्या में यासीन मलिक के भाई थे, वहां OGW थे, उनको भी कटघरे में लाओ और फांसी दो। ये लिपापोती नहीं चलेगी, ये मंजूर नहीं है एक सैनिक को, और ना ही हमारे हिंदुस्तान को होना बिल्कुल, चाहिए। ये एक सैनिक की आवाज है, ये एक सैनिक की आवाज है कि ये बदलाव होने चाहिए। अमित जी कुछ कह रहे हैं? देखिए श्वेता जी, मैं कहना चाह रहा हूं, जब किसी भी देश में बगल वाले देश, पड़ोसी देश की तरफ से आतंकवाद को प्रश्रय दिया जाता है, आतंकवादियों का सपोर्ट किया जाता है, तो 2 तरह की रणनीति पर काम करना पड़ता है। आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई, और जो पड़ोसी देश है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हतोत्साहित करना, उसकी आर्थिक कमर तोड़ना। आप ये देखिए 2014 से लेके आज हम 2022 के अंदर है, इन 7 सालों में भारत की स्थिति पूरे वर्ल्ड में क्या बदली है और पाकिस्तान की स्थिति क्या रह गई है। वो सऊदी अरब जहाँ से सबसे बड़ी फंडिंग उनको आया करती थी, आज उसकी क्या स्थिति है? आज उसका डॉलर 200 रुपये के ऊपर चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर खाने को राशन है, खाने को चीनी है। मतलब हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ में आतंकवाद को समाप्त करना, और आतंकवाद के जो चोर को मारो, चोर की मौसी को मारो, दोनों काम साथ साथ किए हैं। और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट प्रधानमंत्री बनने के साथ नहीं है। तिरंगा यात्रा निकालकर लाल चौक पे जाके झंडा फहराना,
उस जमाने में, जिस जमाने में भारत का तिरंगा फहराना, लाल झंडे में तिरंगा फहराना कोई फुरा नहीं सकता। अच्छी बात है, मोदी कश्मीर जी की ने तो फहराया। इसलिए एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। और हमारे मित्र नाराज हो रहे थे, नाराज होने का विषय नहीं है सांगला जी, मेरी बात सुनिए, देश बदल रहा है, इस आहट को पहचानिए। आप हम सब मिलकर आतंकवाद के लिए अब तो लड़ो, कम से कम अब तो कम से कम कवरिंग फायर मत दो। मेरा एक बात पूरी कर दूं मैं, आपकी पार्टी, ओसामा जी, हाफिज जी, लादेन साहब जी, सोनिया गांधी आतंकवादी मरे, रात भर रोई, अरे आप लोगों के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं ये। आप जनता के बीच में अब तो कम से कम अपने आप को बदलो। आज आप हम सब कह रहे हो, आओ आज मिलकर कम से कम नई शुरुआत तो करो कि हमको मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि नहीं है, बीजेपी है, नहीं रहेगी, कांग्रेस है, नहीं रहेगी, देश रहेगा। और देश को रखने के लिए हम सब एक सुर में बात करें। एक मिनट बात पूरी करूं। आज मैं नेशनल चैनल पे सुन रहा था, कश्मीर के जो एक्टिविस्ट हैं, जो आतंकवादियों के समर्थक थे, आज वो वहां पर विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे थे। देश में ऐसी सरकार है, मोदी जी सरकार है, षड्यंत्र कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। आज भी वो हिंदू मुस्लिम का विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे थे। तो कांग्रेस जैसी पार्टी, जो इतनी पुरानी पार्टी है देश की, आप लोगों को तो इससे बचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, आइए। ठीक है गजेंद्र सांगला जी, ठीक है अमित जी, आप उन्हें बोलने दीजिए। ठीक है अमित जी, सुन लिया आपको सर। हाँ ठीक है गजेंद्र। श्वेता जी, कहने को बोलने को ये बातें बहुत अच्छी है, और कांग्रेस ने अगर इस देश को बहबूदी देने में, मजबूती देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। काम करने वाले से कमियां और गलतियां भी होती है। जैसे अभी वकील साहब कह रहे थे कि कश्मीर के अंदर कोई जमीन नहीं खरीद सकता था, अब वो कानून आपकी शायद जानकारी में नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आज भी वही कानून है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी हिंदुस्तान के बाहर का नागरिक वहां जमीन नहीं खरीद सकता। ये आपको जमीन नहीं खरीद सकता, आपको ज्ञान नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं खरीद सकते, आप इधर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। आज भी वहाँ कानून है, कानून आज भी हिमाचल में परमिट की स्थिति अलग है। आज भी कानून में, अरुणाचल प्रदेश है के लिए नहीं खरीद सकते। आपके हिमाचल है, कानून को जाके पढ़िए, उसके बाद बात लेह लद्दाख है, आज भी शिमला के अंदर परमिट आप को जमीन पर चल नहीं कर सकते। ऐसा कानून स्टेट का विशेष दर्जा देकर के रोका, हिमाचल हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिमाचल कभी हिंदुस्तान से बाहर नहीं था जनाब। ठीक है सुधांशु माथुर जी, नहीं अमित जी बस अभी आप वापस लौट रहे। सुधांशु माथुर जी, बेहद अहम एक बात है कि ठीक है, बात ये की जा रही कि बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है, फैसले लिए गए, लेकिन एक बात जो है, संविधान है हमारा, कानून है, न्यायपालिका है, और पूरा उसी लॉ के हिसाब से काम होता है, इसलिए शायद वक्त भी लग जाता है। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है कि इस तरह के मामलों में और जल्दी हो, उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। श्रोता बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, चूंकि मामला राष्ट्र को लेकर है, राष्ट्र विरोधी ताकतों को लेकर है, कि उनको आप किस तरह से जल्दी जो है उनको सजा दिलाएं। क्योंकि जो इकबाल है वो तभी बुलंद होगा कि जब आप त्वरित और कठोर फैसले लेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे मामलों के अंदर न्यायपालिका को और सरकार को एक जो है गहन विचार मंथन करना चाहिए और एक निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हम किस तरह से इन मामलों पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करें, ताकि इनके ऊपर कड़े से कड़े फैसला है और देश में जो है इस तरह के लोगों के खिलाफ एक माहौल बने। और जैसा आज ये फैसला आया, तो आप मान के चलिए कि ये फैसला उन सारे लोगों के लिए एक नज़ीर ज़रूर बनेगा कि जो इन ताकतों के साथ जो है शामिल होने की या उसमें इन्वॉल्व होने की जो है वो सोच रहे थे। हाँ, हो सकता है कि इसमें और कड़ाई होती तो हम ये कहते हैं कि आज और कड़ा फैसला आया, लेकिन शुरुआत हुई है, हमें शुरुआत का जो है स्वागत करना चाहिए। और विचारधाराएं देखिए, सब हर आदमी अपनी अपनी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, और ये हम नहीं कह सकते कि किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। सब सरकारों ने अपने स्तर पर बेहतर काम किए होंगे, कमियां रही होंगी, तो समय आ गया है कि कमियों को भुलाकर एकजुट हो और कम से कम राष्ट्र निर्माण की बात करें और राष्ट्र को बचाने में सब एक साथ जो है वो एकजुट हो। आप कुछ कहना चाह रहे थे इस वक्त? देखिए, ये जो मुद्दा है आज का, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। मैं यहाँ जितने भी पैनलिस्ट हैं सबके बहस सुन रहा था, और हमारे सांकला साहब थोड़ा कुछ ज़्यादा क्रोधित हो गए, लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, इस हिंदू मुस्लिम विवाद में अगर आज कोई पिस गया है, वो हमारा कश्मीरी पंडित समाज है। हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने भारत की धर्मनिरपेक्षता पे अपनी आस जताई। हमारा कसूर ये था कि हम भारतीय रहे। हमारा कसूर ये था कि हमने भारत के संविधान पे हमारा पूरा विश्वास था, और उसकी हमें इतनी सज़ा मिली कि हमें रातों रात अपने मातृभूमि को छोड़कर पलायन करना पड़ा। हमें क्या बोलते थे वहाँ पे कि आप
भारत के एजेंट हो यहाँ पे, आप भारत की कान और आंख हो यहाँ पे, इसलिए इनसे हमें खतरा है। उनका मंसूबा था कि उनका नारा था कि पाकिस्तान से रिश्ता का ला इलाहा इल्लल्लाह। वो वहाँ चाहते थे कि निज़ाम मुस्तफ़ा वहाँ पे कायम हो। 3% थे हम वहाँ पे, पूरे जम्मू कश्मीर 3% वैली में, 97% वहाँ पे दूसरे कम्युनिटी के लोग थे जो मेजॉरिटी में थे। वो हमें 3% को टॉलरेट नहीं कर पाए, और वो हमें कहते हैं कि ये जो है ये इंटॉलरेंस है। इंटॉलरेंट कौन है? और वो समाज जिसने कभी हाथ में पत्थर नहीं उठाया, जिसने कभी गन नहीं उठाया। और ये यहाँ कहते हैं कि साहब बुरहान वानी जो था वो तो हालात का मारा था, इसलिए उसने बंदूक। अगर उसी लॉजिक को ले ले तो मेरे बेटे ने क्यों नहीं बंदूक? हमसे ज़्यादा कोई हालात का मारा था क्या? रातों रात हमें अपनी प्रॉपर्टियां छोड़नी पड़ी, रातों रात हमें पलायन करना पड़ा, रातों रात हमें सब कुछ छोड़ना पड़ा। मैं अपने बेटे को मैंने शिक्षा दी, लेकिन उसको ये शिक्षा नहीं दी कि आप पत्थर उठाओ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अपने फौजियों पर पत्थर फेंको, अपने लोगों पर पत्थर मारो, अपनी प्रॉपर्टियां को लोगों को जलाओ। ये शिक्षा हमने नहीं दी, क्योंकि हमने हमेशा भारत के संविधान पे, भारत की धर्मनिरपेक्षता पे, भारत के इस अपने जो भारतीयता है उस पे विश्वास रखा। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस। आज हमारा जो पलायन हुआ है, माफ कीजिएगा सांकला साहब, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। ओनली कांग्रेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्सोडस फ्रॉम कश्मीर। 1948 व्हेन सरदार पटेल ने उन्होंने कहा था हमारे पंडित जवाहरलाल जी से कि यू गिव दिस कश्मीर टू मी, आई विल सॉर्ट इट आउट। उन्होंने कहा नहीं, आई विल सॉर्ट, क्योंकि उनको शेख अब्दुल्ला के साथ विशेष प्रेम था। जब वहां पे आर्मी आ गई 48 में और उन्होंने कबालियों को खदेड़ा, बारामूला, इवन आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, उस टाइम श्रीनगर को जो पावर सप्लाई होती थी दैट वाज फ्रॉम मोहरा पावर हाउस, वहां तक उन्होंने कब्जा किया। देयर वाज टोटल ब्लैकआउट इन श्रीनगर वैली। हरी सिंह को पहले उन्होंने कुछ अनबन हो गई, उन्होंने नहीं किया और कहा मैं फौज नहीं भेजूंगा। फिर जब उन्होंने फौज भेजी और जब उनको खदेड़ना शुरू किया बारामूला में, क्या उन्होंने तबाही मचाई? नन्स का रेप किया, सरदारों को कत्ले आम किया, उनको रिवर झेलम में फेंक दिया, हिंदुओं का कत्ले आम कर दिया। दे वर जस्ट 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर। इतने देर में वहाँ पे जब इंडियन आर्मी आ गई उन्होंने उनको वापस खदेड़ दिया। क्या मजबूरी थी हमारे प्रधानमंत्री को ये यूएन में लेके जाना और सीज फायर के लिए करना? 2 दिन और कहा था हमारे चीफ ने कि 2 दिन और दीजिए, हम पीओ को भी साथ यहाँ पे लाएंगे, लेकिन नहीं उनको, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने कहा था कि वो जो साउदर्न पार्ट ऑफ जम्मू है पीओ के, वहाँ कश्मीरी लोग नहीं बोलते हैं, वहाँ डोगरी बोलते हैं, वहाँ जम्मू बोलते हैं, वहाँ मेरा इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। आपने यहाँ किया इसलिए आप यूएन में लेके जाइए। इन तथ्यों को देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक व्हाइट पेपर लाए। सब कुछ ठीक भी हो जाए कश्मीर में, लेकिन उस वक्त में, उस दौर में कश्मीरी पंडितों का जो दर्द था उसे नहीं भूला जा सकता। और वो ये सब ठीक है, आप वहाँ एक मिनट आप वहाँ टूरिस्ट भेज रहे हैं, लेकिन हमारा क्या? हमने तो अपना सब कुछ खो दिया है। We have lost everything। किस धर्मनिष्ठा के मैं अपना ये दिखाऊं? कश्मीरी पंडितों की और कश्मीर की बात आती है, बखूबी आपने बहुत करीब से उस वक्त को भी देखा है। क्या वाकई में आज के वक्त में भले सब कुछ ठीक हो जाए, आपको लगता है कि वो दर्द उसे भूल पाएंगे कश्मीरी पंडित? भले ही सब कुछ आप आज उन्हें दे दो। नहीं, खाली यासीन मलिक ही नहीं है। एक मिनट 1990 में जो वहाँ के जो हालात थे, हम जब 1990 में मार्च में जब मैं वहाँ पे थी तो हमें नहीं उम्मीद थी कि हम बच भी पाएंगे, क्योंकि कर्फ्यू वहाँ पे 5 बजे लग जाता था, लेकिन कर्फ्यू का कोई मतलब ही नहीं था। वहाँ पे पूरी चारों तरफ से मस्जिदों से ये नारे स्टार्ट हो जाते थे और पूरे आपके रोंगटे खड़े हो जाते थे कि कब आप पे अटैक हो सकता है। जो वहाँ के जो हालात थे, अगर वहाँ का एक ड्राइवर अपने डीएसपी को बोल सकता है कि सर साहब जो आपका जो फ्रेंड है, मतलब हमारे जो साथ में जो एक थे, तो वो कह रहे थे कि मुझे लानत है, मैं एक अपने आप को ये कहने में कि मैं एक मुस्लिम हूँ, यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं, हम पे अटैक किया गया है। तो ड्राइवर ने डीएसपी को बोला कि साहब अपने दोस्त को बता दो, मैं वहीं जाके आपकी ही बंदूक से उनको वहीं मार दूंगा, आपकी ही बंदूक से आपकी ही
गोली से मारूंगा। तो ये हिम्मत कहाँ से आई थी वहां पे? क्योंकि वहां पर 1990 में ये ऑल ऑफ सडन एकदम से कोई मिलिटेंसी कोई एकदम से उपजी नहीं थी, कोई ज्वालामुखी नहीं आया था, कोई बवंडर नहीं आया था, कोई भूचाल नहीं आया था। ये पूरी परत दर परत ये एक बिल्कुल उस वक्त जो ये हिम्मत आई थी, आज वापस वहां के लोगों को हिम्मत आनी चाहिए कि वो आवाज बुलंद कर सके। वो इन लोगों से जो डरे और दबे और सहमे थे, वो कश्मीर के लोग आज न रह जाए, और वो ये बदलाव कश्मीर में देखने को मिल रहा है। श्वेता जी, ये खाली यासीन मलिक तक की बात नहीं है। हो रहा है कर्नल देवानंद जी, एक लास्ट कमेंट चाहेंगे, एक लास्ट कमेंट। पहली बात ये है कि यासीन मलिक को ये सजा देना काफी नहीं है। क्यों? इनके ऊपर 2 धाराएं लगनी चाहिए। पहली लगनी चाहिए हत्या की, जो उसने सैनिक 4 एयरफोर्स अधिकारियों को मारा था। दूसरी धारा लगनी चाहिए जेनोसाइड की, जो हमारे वहां पर ये हिंदू जितने भी पंडित हैं उनके लिए। और यही मैं मेरी बात समाप्त करूंगा एक बात बता करके। इसको आइसोलेशन में देख करके अगर भारत के लोग ये मानते हैं कि ये टेररिज्म सिर्फ 90 में आया था, तो आपको गलतफहमी है। इस देश के टुकड़े करने की साजिशें 1883 से शुरू हो चुकी थी, और उसके बाद आके 47 में हमारे भारत के जिन लोगों को पावर में अंग्रेज बैठा के गए थे, उनकी मानसिकता पे मुझे आज भी शक है, और उनकी मानसिकता को उनको क्लियर करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था भारत के टुकड़े नहीं होंगे, पर खंडित किया भारत को। उसके बाद 71 में जब भारतीय सेना ने बांग्लादेश को वापस लिया, तो उसको नया देश बनाया। उसको हमारे बांग्लादेश को बंगाल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? उसके बाद आप आइए, उन्हीं की सरकार के एक मंत्री थे जो 67 में स्वर्ण सिंह जी नाम था, वो कहते हैं कि पूरा कश्मीर ले लो भुट्टो जी, LOC बना लेते हैं। वो तो सौभाग्य था देश का कि पाकिस्तान ने मना कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो साजिश हुई है 90 में, ऐसा नहीं सोचो आगे बंद होगी। भारत की सरकार को इसमें तह में जाना पड़ेगा, नागरिकों को जाना पड़ेगा कि देश को तोड़ने की ताकतें आज भी देश में मौजूद हैं, अंदर से उनको ढूंढना पड़ेगा। लास्ट में एक फाइनल कमेंट देना चाहूंगा, श्वेता जी। विराम नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सलाखों के पीछे पहुंच चुका है यासीन मलिक। ये अगर पहला और आखिरी व्यक्ति होता तो शायद पूरे देश में आज दिवाली मन रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इंतजार इसी बात को लेकर है, तारीफ जरूर हो रही है इस फैसले को लेकर, भले ही थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन कब वो दिन आएगा जब एक एक करके उन लोगों को चुन चुन कर निकाला जाएगा, सलाखों के पीछे डाला जाएगा, और सलाखों के पीछे नहीं फांसी पर लटकाया जाएगा। ये इंतजार देशवासी कर रहे हैं। शुरुआत है, स्वागत किया जा रहा है इस फैसले का, इस सजा का जो ऐलान किया गया है, लेकिन अभी बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत ऐसे लोग हैं जो नकाब में हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं, जहर घोलने का। और अगर कश्मीर को आजाद करना है, कश्मीर को दूसरे राज्यों जैसा स्वतंत्र बनाना है, तो पहले इन्हें अंदर करना होगा, इन्हें सलाखों के पीछे डालना होगा, इन्हें तिल तिल पर मरने के लिए मजबूर करना होगा। तब जाकर वो दिन आएगा जिसका इंतजार हर एक देशवासी यहां कर रहा है आज इस फैसले के बाद। चलिए 6 और बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Planning to plead guilty, I tried to convince him to contest the trial. 10 years की 5 सजाएं कंकरेंटली चलेंगी। जो भी उसको सजा दी है, मैं उसको ऑनर करती हूँ।